तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत की हासिल। भाजपा का नहीं खुला खाता, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोर्ट से आजम खान के बेटे और बहन समेत 7 लोगों को सम्मन हुआ जारी। अब आजम खान के दूसरे बेटे को जेल में डालने की भाजपा कर रही है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में ओवैसी की पार्टी ने मुसलमानों पर जुल्म करने का बिहार सरकार पर लगाया आरोप। नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में लागू हुआ नया नियम। धरना करने पर 20,000 रुपये का छात्रों पर लगेगा जुर्माना। हिंसा हुई तो दाखिला छात्र का होगा रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश सरकार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 3,000 मंदिरों का आंध्र प्रदेश में करवाएगी निर्माण। हर गांव में एक मंदिर बनाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रयागराज एनकाउंटर पर नरेश टिकैत बोले फर्जी मुठभेड़ कर बाबा ही बटोर रही है यूपी पुलिस, ये काम है बिल्कुल गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा अगर आज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी को ज्वाइन कर लें तो कल ही इन्हें मिल जाएगी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में चुनाव से पहले मुसलमानों को कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी। बोले AIM पार्टी और आपको आपने दिया वोट तो बन जाएगी राजस्थान में बीजेपी की सरकार, फिर बीजेपी करेगी आप पर जुल्म, इसलिए कांग्रेस को ही करे वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने चटाई धूल। बीजेपी का नहीं खुलने दिया खाता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ साथ महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धूल चटा दी और बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने दिया। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कसबा और चिंचवाड़ा विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा और शिंदे गुट का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया। दरअसल आपको बता दें कि कसबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने 30,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि चिंचवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन था और उद्धव ठाकरे का समर्थन वाला उम्मीदवार यहां पर खड़ा हुआ था, जिसने उद्धव और बीजेपी के गठबंधन वाले उम्मीदवार को हरा दिया है। तो दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ने कब्जा कर लिया और भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी ने सरकार बना ली है, जबकि मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। वहां पर NPP और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बन सकती है। भाजपा को मात्र 4 सीटें यहां पर मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा बिहार में नीतीश के राज में मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार। जी दोस्तों आपको बता दें कि AIM बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो समझ आती है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार के राज में मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। अख्तरुल इमाम ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। बिहार में अपराधिक घटना लगातार बढ़ रही हैं, हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिहार में बढ़ रहे अपराध का मामला बिहार विधानसभा में भी गूंजा। MIM की ओर से शून्यकाल में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया गया। AIM की ओर से कहा गया है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार निशाने पर है, इससे मुस्लिम समुदाय भी अछूत नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की AIM पार्टी ने ये बड़ा आरोप जो है नीतीश सरकार पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो JNU में लागू हुआ नया नियम। धरना करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना, हिंसा हुई तो दाखिला होगा रद्द। जब दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि JNU यूनिवर्सिटी में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हिंसा करने पर उस छात्र का दाखिला रद्द किया जाएगा या फिर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 10 पन्नों के JNU के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण में विरोध प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है और अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधित जांच प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार ये नियम 3 फरवरी को लागू होंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में BBC का विवादित व्रत चित्र दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद ये नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक लेख लिखा गया था, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका भाजपा ने विरोध किया था और उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन JNU के छात्र लगातार यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की मांग कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोर्ट से आजम खान के बेटे और बहन समेत 7 लोगों के खिलाफ सम्मन हुआ जारी।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के दूसरे बेटे और बहन और सपा विधायक नसीर अहमद खान सहित 7 लोगों को सम्मन जारी किया है। नसीर अहमद रामपुर की चमरौआ विधानसभा सीट से विधायक हैं और आजम खान के करीबी माने जाते हैं। कोर्ट ने इन सभी पर शत्रु संपत्ति मामले में सम्मन भेजा है। इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। वहीं अब रामपुर से सपा के तीसरे विधायक पर भी कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब रामपुर में समाजवादी पार्टी के तीसरे विधायक की भी विधानसभा सत्ता रद्द करने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है और पूरे रामपुर की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी घपला करके चुनाव जीतना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश सरकार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 3000 मंदिरों का कराएगी निर्माण। जब दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हर गांव में एक मंदिर सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री कोट्टू सत्यनारायण ने कहा है कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। धर्मादाय विभाग का भी कार्यभार संभाल रहे सत्यनारायण ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार करने के लिए कमजोर वर्गों के इलाकों में हिंदू मंदिर बनाए जाएंगे और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य में 1330 मंदिरों के निर्माण की शुरुआत के अलावा इस सूची में अन्य 1465 मंदिर भी जोड़े गए हैं। इस तरह कुछ विधायकों के आग्रह पर और 200 मंदिर बनाए जाएंगे। सत्यनारायण ने कहा है कि शेष मंदिरों का निर्माण अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों की मस्जिद बनाने के लिए कोई भी रुपया इस सरकार ने नहीं दिया है। तो ये मुस्लिम विरोधी काम ये सरकार जो है संविधान की रक्षा करने के दौरान कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रयागराज एनकाउंटर पर नरेश टिकैत बोले फर्जी मुठभेड़ कर बाबा ही बटोर रही है यूपी पुलिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में हाल ही में हुए एनकाउंटर पर शामली में बोलते हुए टिकैत ने कहा है कि हम एनकाउंटर के खिलाफ हैं। कोई कथित अपराधी दोषी है या नहीं ये अदालत तय करती है और उसके अनुसार ही सजा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि फर्जी मुठभेड़ कर लोगों को गलत फंसाने के मामले भी सामने आते रहते हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार को शामली के सिलाड़ और सिमभाल का गांव पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 1984 में शामली में हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए 2 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के खिलाफ जो एनकाउंटर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार द्वारा की जा रही है वो गलत है और ये फर्जी तरीके से एनकाउंटर यूपी पुलिस कर रही है और फर्जी एनकाउंटर करके बाबा ही बटोर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम एनकाउंटर के खिलाफ हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा आज अगर सिसोदिया सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो फिर इन पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे मंत्रियों को झूठे केस में गिरफ्तार करके ये दिल्ली के काम को रोकना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें तुरंत रिहाई मिल जाएगी। ये सब आपको रोकना चाहते हैं। पंजाब में हम जीते तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। आप आंधी है जिसे ये रोक नहीं सकते, उससे कोई नहीं रोक सकता। जिसका समय आ गया और आपका समय आ गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में चुनाव से पहले मुस्लिमों को कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी। कहा MIM और आपको ना दे वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। अपनी सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पर संकट गहरा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक तरफा वोट करने के लिए माने जाने वाला मुस्लिम समाज अब उसके विरोध में है। बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम समाज के कांग्रेसी नेताओं ने नई पार्टी बनाने तक के संकेत दिए हैं। ये सब चल रहा है राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मेवाड़ क्षेत्र में, जहाँ से विधानसभा में
28 सीटें हैं। मुस्लिम समाज वहां पर विरोध भी कांग्रेस का कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने से पहले ही मुस्लिम समुदाय को चेतावनी दी है और कहा है कि एआईएमआईएम पार्टी और आम आदमी पार्टी से दूर रहें। अगर इन दोनों पार्टियों को आपने वोट दिया तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी और बीजेपी फिर मुसलमानों पर अत्याचार करेगी, इसलिए आपको इन दोनों पार्टियों से दूर रहना है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही ने भी तोड़ा दम, लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बुधवार शाम 5:30 बजे सिपाही राघवेंद्र की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। उमेश पाल को बचाने में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरे सिपाही का लखनऊ के अस्पताल में इलाज चला था, लेकिन आज पीजीआई निदेशक आर.के. धीमान ने की सिपाही की मौत की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दोनों सिपाही मर गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।